देखिए, मैंने पूर्व में बताया था STPT OT पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी आपको बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। विषय शिक्षक हैं तो थोड़ी सी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ लीजिए। और विशेष के साथ शिक्षक जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अन्य पेपर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज देख लें, क्योंकि शिक्षक सबसे महान होता है। एक शिक्षक कितने IAS, IPS, कमिश्नर उत्पन्न कर सकता है, मुझे खुद मालूम नहीं। शिक्षक ज्ञान के भंडार होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो देखिए, हम उसी में से है एक रिफ्लेक्स, जो नहीं पढ़े इस विषय को थोड़ा सा अटपटा लगता है। ये रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स नहीं कहते हैं, फ्लेक्स लगा दीजिए, आप समझिए इस बात को। रिफ्लेक्स दिखाना है, यानी प्रतिक्षेप। और हिंदी इसको ले जाएंगे तो इसके आप अनैच्छिक, माने अनैच्छिक है, ऐच्छिक नहीं है। जब जरूरत पड़े किसी कार्य को हम करते हैं तो यह ऐच्छिक होता है। जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूँ, अन्य एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो हमारा ऐच्छिक है। अनैच्छिक क्या होता है? जो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं आई पोकिंग करता हूँ, तो आई पोकिंग जो है हम पर, इस पर कंट्रोल हमारा नहीं है, ये अपने आप होता है। तो रिफ्लेक्स क्या है? अनैच्छिक है। अब समझिए, प्रतिक्रिया व्यवहार एक ऐसी स्वचालित अनुक्रिया है। रिफ्लेक्स क्या है? स्वचालित है, अपने आप। मैंने बता दिया आपको, जो बाह्य उद्दीपन के कारण होता है। जैसे आंख में धूप पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? करने लगते हैं। या आंख में कुछ आ जाए तो एक करने लगते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा बाह्य उद्दीपन के कारण हमारे ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया हो रही है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं, ढंग से समझने की जरूरत है। और इसे सिर्फ हमें बता देने से नहीं होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल के मैंने अगले वर्ष फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को मैंने ले गया था कहीं एक जगह जहां बहुत कुछ सीखने के उनको मिला। आर्थो सेंटर, जहां आर्थोटिक इंजीनियर बैठते हैं और आर्टिफिशियल लिम्ब मेकिंग करते हैं, हाउ टू मेक आर्टिफिशियल लिम्ब, इसके बारे में लोगों को बताया गया। वेल फिजियोथेरेपी सेंटर, डॉक्टर अमित कुमार जी आप लोगों को बहुत तरीके से बताए। सूर्यकांत सिंह इंजीनियर आपको बहुत तरीके से बताए। और एक कार्यक्रम में भी उन्होंने आया, जब हम लोग कार्यक्रम चला रहे थे स्टूडेंट मसल डिस्ट्रॉफी के बारे में, तो उसमें भी उन्होंने आकर बहुत तरीके से आप लोगों को बताया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत काफ़ी ज्ञान अर्जित किए होंगे इन विद्वान जनों से, इन अनुभवी जनों से। और ये सभी बहुत काफ़ी अनुभवी हैं, सभी के पास 20, 25, 30 साल का अनुभव है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि कितना भी ज्ञान व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति के पास ज्ञानमान हो, और अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आ जाता है तो उसे ज्ञान को तोड़ देता है। यानी नॉलेज इज ब्रेकन बाय द एक्सपीरियंस। ज्ञान को तोड़ा जा सकता है बाय द एक्सपीरियंस। किसके द्वारा? एक्सपीरियंस के द्वारा। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये 20 प्रकार में ठीक से सुनेंगे तो समझ में कुछ बातें आ जाएगी, और प्रैक्टिकल करेंगे तो मोर देन 80% आप समझ जाएंगे। मोरो रिफ्लेक्स नंबर 1 देख रहे हैं। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? व्हाट इज? देखिए, इसका खोज 1918 में आपके अर्नेस्ट बोरो द्वारा की गई थी, जो इस प्रशिक्षण के लिए, जब किसी बच्चे अपनी अवस्था में, जब वो अपने अन्य कार्य को करने के लिए अपने हाथ को फैलाता हो और पैर को उठाता हो, यानी कहने का मतलब है कि जब बच्चों को दोनों हाथों एवं पैरों को ऊपर की ओर उठाता है, जब उसके शरीर का कोई अन्य क्रिया करते हैं, जैसे माँ बच्चों को
तेल लगाती है, ठीक है। तो देखते होंगे बच्चा क्या हाथ ऐसे से करता होगा, पैर भी फरकता होगा ऐसे से। तो ये क्या है, इसको कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स, जो अपने आप बच्चा करता है। बच्चा अपनी इच्छा से नहीं करता है। कैसे करता है? अनैच्छिक होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। इसे मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड नंबर 2, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें एक नेक थोड़ी बहुत बातें समझ में आप लोगों को आ रही होंगी। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, इस प्रशिक्षण के लिए बच्चे को पीठ के बल लेटा दिया जाता है, माने बच्चे को सुपाइन पोजीशन में से लेटा दिया जाता है, और लेटाने के बाद वह बच्चा जो है अपने जो फेस है, अपना जो हेड है वो दाएं तरफ मोड़ लेता है, ठीक है। पैर भुजाएं मुड़ी होती है, माने जब दाएं तरफ से मोड़ ले बच्चा सिर को, तो आप समझें इसे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स का मतलब होता है बच्चे के पीठ के बल सुला दीजिए और वह अपने सिर को अपने दाएं तरफ कर लेता हो, तो इसको बोलते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। और ये भी अनैच्छिक होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, जानबूझकर तो बच्चा नहीं करता है, ये नर्वस सिस्टम के कारण होता है, जिसे आप फेसिंग रिफ्लेक्स भी कर सकते हैं, यानी फेस को अपने आप दाएं और बाएं मुड़ जाना। उसके बाद है रेनकिशी रिफ्लेक्स। ये देखिए बेलिंस्की रिफ्लेक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे का ताबू जो है वो इसको आप जब सहलाएंगे, ऐसे करेंगे, सहलाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी उंगलियों को और पैर को, उंगली को फहराएगा या पैर को ऊपर की ओर उठाएगा। और यह प्रक्रिया जब होता है तो इसे हम इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बेलिंस्की रिफ्लेक्स कहते हैं। और इस प्रकार का अगर बच्चा नहीं करता है, आप उसकी तलबे को सहला रहे हैं, अब कोई एक्टिविटी बच्चा नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे में कुछ स्वतंत्र नर्वस सिस्टम में सीरियस में समस्या है, और यह जो है आजीवन चलता है। जैसे हम लोग भी आप पैर में सहलाएंगे से, तो सहलाने पर थोड़ा सा लगता है, नहीं लगता है ना, गुदगुदी टाइप, राइट। तो ये क्या है, ये अनैच्छिक होता है, जानबूझ कर नहीं करते हैं। अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। मैं डॉक्टर क्लास पढ़ाता भर्ती था 2000 में, 3 साल हो गया। तो यह जवान था, पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो बोले आपको नींद की दवा देते हैं, आपको दर्द तो कुछ अनुभव नहीं होगा, रात भर आराम से सोइएगा। तो हम बोले नहीं, हम मन में सोचें इसी कौन सी दवाई हमको सुला देगा, तो हम जानबूझ करके आँख को आप पूरा खोले देते, आँख बंदे नहीं करना है ना। तो बचपना बहुत बदमाश थे हम, तो बदमाश आदमी तो बदमाशी करेगा, जहाँ भी जाएगा बदमाशी करेगा, उसका काम है वही है। तो थोड़ी सी नटखट थे, तो हम देखें कौन सी दवाई जो हमको आँखें बंद कर देगा, देखते हैं बंद होता है, और कस के आँख खोल देंगे, आँख को बंदे नहीं करना है। लेकिन मुझे पता नहीं चला उस दवा का ऐसा असर आया कि एक बार हमको 5 जगह पड़ी। तो हम बोले हम कब सो गए, डॉक्टर सही बोले कि हम इंजेक्शन देंगे, तो क्या था उस इंजेक्शन में के द्वारा ऐसी कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हुई जो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं था और हम सो गए। तो जो तलबे को सहलाते हैं इसमें कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्स करता है, प्रतिक्षेप होता है, अनैच्छिक क्रिया होती है। और आपका चौथा जो है बैकएंड रिफ्लेक्स, देखिए ये क्या है, ये आपका बच्चे के दोनों हथेलियों को दबाने पर, जब बच्चा का दोनों हथेली है ना, दोनों हथेली उसका दबाइएगा, तो वो क्या करेगा, आंख बंद करेगा, सिर को इधर उधर घुमाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर बच्चा ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वह ठीक ठाक है। अगर इस एक्टिविटी को नहीं करता है और यह देर से करता है या 3-4 महीने के बाद यह एक्टिविटी करता है, तो समझिए
कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य धीमा है। इसके बाद डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स इस प्रतिक्षेपण जन्म के समय दिखाई देता है, यानी यह जो अनैच्छिक क्रिया है वो कब दिखाई देता है? जन्म के वक्त दिखाई देता है। जैसे बच्चा रोता है, जन्म के बाद तुरंत एक्टिविटी क्या होता है? क्राई, जिसको बोलते हैं बर्थ क्राई। तो ये क्या है? जानबूझकर नहीं है, ये क्या है? ऐच्छिक। तो डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या होता है कि शिशु जन्म लेता है, क्राई भी करता है एक्टिविटी, शिशु का सिर एक दूसरे तरफ घुमाया जाता है, आंख की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक स्थान पर स्थिर होता है। ठीक है, लगभग 1 महीने के बाद जब बच्चा आंख का सामंजस्य बनाने लगता है तो रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जैसे रखिए वैसे स्थिर रहता है, सिर्फ बर्थ करने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होता है। लेकिन अगर 1 महीने के बाद बच्चा का आंख में सामंजस्य होने लगे और रिफ्लेक्स आई पॉकिंग वगैरह होना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। अगर और यह प्रतिक्षेप जो है, यह रिफ्लेक्स जो है केंद्रीय तंत्र क्षतिग्रस्त होने का प्रतीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्षतिग्रस्त होने का प्रतीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर बच्चा रिफ्लेक्स कर रहा है, आई पॉकिंग कर रहा है, बर्थ क्राई हो रहा है, या फिर शिशु का सिर दूसरी तरफ घुमाया जाता है, आंखों का तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह समस्या की बात है। बच्चे के जन्म के तुरंत उसमें हलचल होनी चाहिए, जैसे बर्थ क्राई, आई पॉकिंग, आंख घुमाना, सिर घुमाना। अगर आपको घुमाने के बाद यह प्रक्रिया नहीं होती है, बच्चे को होता है कुछ एक्टिविटी कर उसके बाद नहीं होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ समस्या है, सीएनएस प्रॉब्लम है। आगे है फ्रेक्स रिफ्लेक्स। प्रेज रिफ्लेक्स जो है, ये देखिए, ये आपका हल्का दबाव सिर पर, जब बच्चे को हल्का दबाव देंगे तो वो बच्चा जो है कुछ खलखलाएगा या कुछ इधर आएगा, अपने आप को नचाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता है, बच्चे को सिर हिलाते हैं, अगर कुछ एक्टिविटी नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तांत्रिक तंत्र, CNS भाई कुछ गड़बड़ी है, उसमें कुछ परेशानियां हैं और यह 4 से 6 महीने तक उपस्थित हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसा तो उस बच्चे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समस्या है। आप जन्म के बाद बच्चे को कैसे चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के द्वारा, ये बहुत अच्छी रूप से दर्शाया हुआ है। आगे जो है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या है? देखिए, जब बच्चे दोनों पैरों की हथेलियों को दबाया जाता है, बच्चा के दोनों पैर का जो टो है या तलवा उसका जो है दबाइएगा तो उसको देखिएगा कि वो पैर की अंगुली को फड़काना शुरू करता है, लाइक दैट, फड़काना शुरू करता है, ऐसे गुदगुदिया होता है तो फड़काना शुरू करता है। और यह प्रतिवेश 6 से 8 महीने में स्थिर रहता है, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप यह एक्टिविटी बच्चा नहीं करता है तो आप समझिए स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त है या स्पाइनल कॉर्ड संबंधी कुछ न कुछ समस्या है। आगे है रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक, रूटिंग रिफ्लेक्स बच्चे के गाल पर अंगुली से हल्का लोग कहता है ना, उसका संबंधी लोग थपथपाइए और अंगुली के तरफ अगर वो आंख को घुमाता है या मुंह और कुछ करता है, माने यहाँ गाल पर कारण कुछ करता है, या फिर वो बच्चा आपको सिर को कुछ मूवमेंट करता है, तब समझिए कि वह ठीक बच्चा और सही है। अगर यह एक्टिविटी नहीं होता है और यह एक्टिविटी 4 महीने तक होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो समझिए कि बच्चा डिले डेवलपमेंट है और साथ ही साथ केंद्रीय तांत्रिक तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम धीरे गति से
कार्य कर रही है। अगला है गेटल रिफ्लेक्स। गेटल रिफ्लेक्स मैं बहुत शांति और आराम से बता रहा हूं, हर कोई समझ सकता है। पूर्ण हिंदी से जब मैं पढ़ाई करता था, हिंदी में कोई किताबें नहीं थी, इंग्लिश मीडियम था। पढ़ाने वाले भी एस.पी. के जना, हमारे गुरु डॉक्टर एस.पी. के जना, डॉक्टर पी.के. दत्ता, डॉक्टर ए.के. सिन्हा, डॉक्टर ए.सी. श्राफ, सभी प्रकार के विद्वान थे और इंग्लिश में लेक्चर दे करके चुपचाप चले जाते थे। अगर बीच में पूछे कि सर छूट गया नहीं लिख पाए, मित्र से पूछो, सर नहीं समझ पाए, प्रिंसिपल के जाके बोलो, पुनः क्लास लेंगे। यानी ऐसी स्थिति थी कि आपको पूछना भी मना है। आप जो है नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए, यानी वो साफ कहते थे यू आर नॉट इन ए स्कूल, यू आर इन कॉलेज। आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में नहीं हैं। स्टूडेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड योर लेवल इज हाई, आपका लेवल हाई होना चाहिए। आप भी क्लास में प्रभात नहीं कर सकते, अगर नहीं समझे तो मैं क्लास में। मैं तो एक ही चीज को एक बार, दो बार, और आपको पढ़ाने के लिए मुझे पहले कितना बार पढ़ना पड़ता है वो तो मैं ही समझता हूँ। गूगल से, इंग्लिश बुक से, हिंदी बुक से, क्योंकि अब सारी सब्जेक्ट की हिंदी बुक भी आ गई है। और मैं पहले रात में, मॉर्निंग में एक बार तैयारी करता हूँ और तब आपके बीच में वीडियो बनाने के लिए हाजिर होता हूँ। क्योंकि जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो हम आपको कैसे समझा पाएंगे। इससे पहले अपने को समझाना होता है कि हम कितनी समझ पाए उसके बारे में। लेकिन इतना है, पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव। और जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैं पढ़ाने बैठ जाता हूँ तो हमारे सभी गुरुजन इस पटल में खोल जाते हैं कि कौन क्या पढ़ाए हैं। और पढ़ने में, पढ़ करके समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज है तो हमारे लिए थोड़ा जल्द हो जाता है। लेकिन आप लोगों को आप एक बार में चाहेंगे कि हो जाए, ऐसी नहीं है। स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ साइट। यानी किसी चीज को बार बार देखते रहने से आपका परमानेंट लॉ में जाएगा। आप चाहेंगे एक बार क्लास कर लिए, मेरे पास सब कुछ रह जाएगा, ऐसा नहीं है। रहेगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर वह विस्मरण हो जाएगा। परमानेंट लॉ में रखना है तो इसको रिपीट अगेन एंड अगेन करना होगा। अगर नहीं रिपीट करेंगे नहीं हो पाएगा। चलिए हम आगे ग्लैंड रिफ्लेक्स पर। तो बच्चे को पीठ के किनारे हल्का सा हाथ फेरें, और जब हल्का सा हाथ फेरेंगे बच्चे के पीठ पर तो क्या होगा, उनको एक सेंसेशन होगा, एक रिफ्लेक्स होगा। क्या रिफ्लेक्स होगा? उससे मसल्स, बोन एंड नर्वस सिस्टम में, और वो खड़खड़ाएंगे और उनको सेंसेशन, बुद्धि का अनुभव होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जानते हैं क्या है इसका मतलब? बस वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपका केंद्रीय तांत्रिक तंत्र धीमी गति से विकास कर रहा है। समथिंग प्रॉब्लम, डिलेड डेवलपमेंट। आगे क्या है? प्लंबर ग्रास रिफ्लेक्स हाजिर होने से। प्लंबर ग्रास रिफ्लेक्स, प्लंबर ग्रास रिफ्लेक्स बच्चे की किसी एक हथेली की अंगुली को हल्का सा दबाइए, ठीक है? उसकी अंगुलियां किसी वस्तु को पकड़ने जैसी गति करने लगी। माने इसको आप देख लो, छोटा बच्चा अगर कोई है 2, 4, 3, 1 महीने के साथ की, तो उसका अंगुली पकड़ो तो वो क्या करेगा, एक पकड़े या एक ही पकड़े तो पूरा अंगुली आपको पकड़ने को उसका तैयार हो जाएगा। यानी उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? उसमें आपका अनैच्छिक क्रिया तुरंत हाजिर हो जाती है पकड़ने की। इसको पकड़ना है तो ऐसे पकड़ेगा। तो एक कहते हैं, इसको बोलते हैं प्लंबर ग्रास रिफ्लेक्स। मैं जो एक्टिविटी बताया, किसी बच्चे को कैसे पकड़ा तो ऐसे पकड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड प्लंबर ग्रास रिफ्लेक्स। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है तो सर्वियर क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स एंड नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है। और मैं तो चिकित्सक नहीं हूँ, माँ सरस्वती की कृपा से जितनी ज्ञान है मैं उस पर काम करने का हर स्तर से प्रयास करता हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। मैंने सेंट्रल नर्वस पर पूर्ण वीडियो बनाया, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने से आप उसको सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं
दिया। अब आगे क्या है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स बच्चे को जमीन पर खड़ा कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, बताओ, बच्चा को खड़ा करने के लिए प्रयास करते हो ना, छोटा बच्चा को जब नहीं खड़ा हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। वाह, ये तो सब जानता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है गुरुजी, कुछ समझो। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बार बार चलने का प्रयास करो, खड़ा करने का प्रयास करो और गिर जाता है। यह प्रक्रिया 4-5 माह में शुरू करना चाहिए व्यक्ति को। साल भर में तो बच्चा वेट करने लगता है, चलने लगता है। अगर ऐसा नहीं होता, आगे बच्चा न उठ पा रहा है और न बैठ पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार का भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है डिले डेवलपमेंट और प्रॉब्लम इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मे बी प्रॉब्लम इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसको बैकबोन, अंडरस्टैंड। आगे है सकिंग रिफ्लेक्स। हाँ, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स ध्यान से, इत्मीनान से, बहुत मन से और इच्छा से और जुनून से। सकिंग रिफ्लेक्स बच्चे के मुंह में उंगली अथवा निपल जब डालोगे तो जानते हैं बच्चा क्या करेगा, बच्चा पूर्ण आनंद और मग्न होकर के और पूर्ण जोश हवास के साथ उसको निपल डालो, वो क्या करेगा, बच्चा पूर्ण मस्त से एकदम सुख, और बच्चा इतना सुख का अनुभव करता है कि उसका वर्णन नहीं है। एकदम लुक लुक पूरा जोर से ना स्पीड में ताल से लय से वो पीना शुरू कर देता है। कितने बच्चे को देखे होंगे कि दोगे तो नहीं पिएगा, क्या वो नहीं पिएगा, माँ का स्तन का दूध भी नहीं पिएगा। कई एक मामलों में माँ का स्तन का जो निप्पल है कई मामलों में नहीं होता है, तो उसको दूध पिलाने में बड़ी कठिनाई होती है। कितना माताओं को दूध ही कम होता है, बहुत सारी परेशानियां हैं इसमें। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे ठीक से पोषण नहीं हो पाता है, यह उनको बाहर का देना पड़ता है। लेकिन जो माँ का दूध में लौटे जाता है वो उसको भी नहीं पाता है, जिसके कारण प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, अगर बच्चा को मुंह में निपल दिए और वो नहीं पीता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो पीता है वो क्या होगा, ये आपका सकिंग रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सक करना, देखो आराम से देखो, माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चे के पीने का आवाज नहीं आता है, या चूस दे दो आवाज आएगा। और कहा गया है माँ को बच्चे को दूध कब पिलाना चाहिए पता है, जब माँ फुल फ्री हो और 90 डिग्री बना करके गोद में ले करके एकांत में बैठ करके सुख का अनुभूति करते हुए माँ बच्चे को दूध पिलाए, तो जो आनंद आता है वह कोई स्वर्ग से कम का आनंद नहीं होता है। लेकिन कितने माताएं क्या है, काम पर गई है, बैठ के पिला रही, आ रहे हैं, हाँ ठीक है करते हैं, हाँ बच्चा को दूध पिलाना है एकदम इत्मीनान से और एकांत में 90 डिग्री बना कर, ज्यादा बच्चे का सिर नहीं, अगर दूध सिर में जाने का डर रहता है। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं, जितना जानता हूं बताता भाई। तो सकिंग रिफ्लेक्स, अगर सकिंग नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया मां जन्म के वक्त अनवांटेड मेडिसिन लिए है, अवांछनीय मेडिसिन लिए, जिसे होता है ना एगो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, नहीं कोई जड़ी बूटा, अरे इसको खाइए ना तब बचपन में मोटा ताजा प्लस विद्वान होगा, तो डॉक्टर बोला तो भैया खाया है, और जड़ी बूटी वो वैद्य वाला ही खाया है, आने अनवांटेड मेडिसिन लिया है, जिसके कारण बच्चा का जो सकिंग रिफ्लेक्स है नहीं हो पाए। पक्का बात है, जैसे मैंने कहा था ना कि पैरालिसिस होता है तो हाथ में पैरालिसिस हो जाए, लेकिन ब्रेन इफेक्ट आईक्यू इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से अगर बच्चे में सकिंग का प्रॉब्लम हो तो समझ आ कि माँ एक्सेस मेडिसिन
ली है, या अनवांटेड मेडिसिन ली है, या बिना डॉक्टर के सलाह का मेडिसिन गर्भावस्था में लिया, या पक्का है। आगे क्या है? विथड्रॉवल रिफ्लेक्स। विथड्रॉवल रिफ्लेक्स का मतलब है बच्चे के पैर के तालू में किसी नुकीली पिन, या हम को पैर में नुकीली पिन से ऐसे करो तो सेंसेशन होता है, वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्स होता है, अनैच्छिक क्रिया होती है। और बच्चे के घुटने में ऐसे करोगे, मान लीजिए इस पेन को, पेन कहाँ है? दिस इज पेन, और इसमें जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है ना, ये मुड़ जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्स, अनैच्छिक क्रिया होता है, जानबूझ नहीं करता है, वो अपने आप होना है, ठीक है? और अगर ये नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसा नहीं होता है? विथड्रॉवल रिफ्लेक्स। विथड्रॉवल मतलब हम कुछ किए हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है समथिंग प्रॉब्लम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि ऐसा आजीवन होता है, मरते दम तक रहता है, पोलियोपाइलाइसिस में नहीं होता है। वैसे ठीक ठाक मनुष्यों में, हम में, आप में, बच्चों में, में सब में होगा, और नहीं होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। ऐसे होना तो होल लाइफ चाहिए। आगे है विथड्रॉवल के बाद है आई ब्लिंक रिफ्लेक्स। आप लोग समझ रहे होंगे, आई ब्लिंक रिफ्लेक्स। आई ब्लिंक रिफ्लेक्स का मतलब होता है बच्चे की आंख के सामने कोई चमकीला चीज देंगे तो बच्चा क्या करेगा? आई को क्लिक करेगा, आंख को बंद करेगा, आई को क्लिक करेगा, या ऐसे घुमाएगा, सिर को हिलाएगा, डुलाएगा। तो क्या है? ये अपने आप रिफ्लेक्स हो रहा है, अनैच्छिक क्रिया है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो होना है। हम लोग को भी है, अगर हम लोग को आंख पर रोक देगा क्या है? या गर्मी के दिन में आप घर में रहिए, आराम से एसी में सोए हुए, एक बार कड़ा के धूप में निकले तो लगा रही है, आपको क्या हो गया? ये क्या है? ये अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, अप्रतीक्षित है। कैसा प्रतिक्षित क्रिया है? अनैच्छिक रिफ्लेक्स है। हमारा वो सूर्य की किरण का रिफ्लेक्स हमारे आंखों पे पड़ रहा है। तो इसमें बच्चे की आंख के सामने चमकीली रोशनी डाली जाती है, या फिर काली लगाई जाती है। आंख का रिफ्लेक्स होना, आंख को भी ये क्या कर रहे हो? नहीं, अब छोटा बच्चा क्या कहां ताली लेगा तो आई रिफ्लेक्स होता है, वो अपने आप होता है, जानबूझ करके नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समथिंग प्रॉब्लम इन नर्वस सिस्टम, ऐसा होना चाहिए। हमको कुछ आए तो यह जीवन चलता है। एक बैग आपके आंखों को रोशनी डाले, प्रतिबिंब पड़े तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, या फिर हम बंद कर लेते हैं, या आई पोकी करने लगते हैं। अगर यह एक्टिविटी हमारा जीवन पर्यंत चलता है, अगर यह नहीं होता है, इसका मतलब प्रॉब्लम सेंट्रल नर्वस चेक करने का है। हम लोग क्या गति है नहीं है, जानकारी ज्ञान महान है ना। देखिए बहुत कुछ ऐसा है, यह पढ़ाई जो है प्रोफेशन अलग चीज है कमाना, लेकिन यह पढ़ाई आपके जीवन में भी बहुत काम आएगा। साइकोलॉजी कहाँ नहीं है, सभी जगह साइकोलॉजी है। वो सीडीएम साहब हो, डिस्ट्रिक्ट जज साहब हो, डीसी साहब हो, बीसीसीएल कोलियरी हो, लेबर हो, घर हो, चपरासी हो, औरत हो, मर्द हो, सब जगह साइकोलॉजी है। अब इसी को आप पढ़ना नहीं चाहते। ज्ञानहीन मनुष्य पशु समान अस्ति। ज्ञानहीन मनुष्य किसके समान है? पशुओं के समान है। अब जोड़ो आप लोग किसके समान है? आदमी समान, पशु के समान। आदमी हो कभी पशु। चलिए सॉरी कुछ बोल देते हैं तो माफ करिएगा। अब आगे है स्विंग रिफ्लेक्स। भैया देख लो, स्विंग रिफ्लेक्स बच्चे के चेहरा किसी तालाब पानी में डालने पर, बच्चे के हम आप भी अगर हम लोग को पैर को कोई डालेगा पानी में या कुआं में या तालाब में तो हम ऊपर खींच लेंगे, या नहीं तो प्रयास करेंगे तैरने के, बेटा डाल देगा तो कम से कम हम तैरेंगे। तो रिफ्लेक्शन होता है। अभी क्या होता है? अपने आप होता है, अपने हम नहीं करते हैं, वो स्वतः हो जाता है। ये ठंडा पानी में, हाँ गर्म पानी, हाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्विमिंग रिफ्लेक्स। और यह 4 से 6 महीने तक हो जाना चाहिए, रहता है। ऐसे तो और बन जाता है, और बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है
इसका मतलब है समथिंग प्रॉब्लम इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे क्या है भैया मेरो? आगे है लैबिरिथिक राइटिंग रिफ्लेक्स। देखिए अब ये क्या है? किसी असमानता के कारण बच्चे के सिर की स्थिति बिगड़ जाती है। कोई असमानता हो गया, बच्चे का सिर बिगड़ गया, यह सिर को सही स्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रिफ्लेक्स होता है। मान लिया किसी कारण बच्चे का सिर की स्थिति, जैसे हाइड्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेलस, हम पढ़ाएं तो में वीडियो भी है इस पर हमारा। देखो मैं समझता हूं कि जो हमारा वीडियो देख लेगा वो बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं होगा, क्योंकि मैं ही बहुत बड़ा विद्वान नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने इस कोर्स को पास कर जाएगा। कोर्स को पास करने भर मैंने वीडियो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बना दिया है। जो कोई भी देख लेगा 2 बार 3 बार तो निश्चित रूप से आराम से पास कर ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है। हाँ, विद्वान बनने के लिए तो भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं। पढ़ाने के लिए डीपली अध्ययन करना पड़ता है, हवा पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसके बाद आगे है बॉडी रैपिंग रिफ्लेक्स। देखिए बॉडी रैपिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका निचला सिरा जमीन पर होता है और ऊपर का सिरा ऊपर होता है, ठीक है? तो समन्वय बनाए रखने के लिए, शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब ना हम प्रॉपर चल पाएंगे। और अगर हमारा जो नीचे का पैर है, जो हम जमीन पर रखते हैं, संपर्क में रहता है और ऊपरी हिस्सा स्वतंत्र होता है हिलने डुलाने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता है खड़ा नहीं हो सकता जमीन पर। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम यहाँ जमीन पर खड़ा हैं तभी हम अपना फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ऑल एक्टिविटी आर डूइंग। अदरवाइज हम प्रॉपर्ली खड़ा नहीं होंगे तो हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। सो दैट दिस इज कॉल्ड बॉडी रैपिंग रिफ्लेक्स। ये हमारा बॉडी का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए कि हम प्रॉपर जमीन पे खड़े। अगर हम प्रॉपरली जमीन पे खड़े नहीं हो पाएंगे तो हम प्रॉपर गेस्चर पोस्चर नहीं ले पाएंगे। आगे क्या है बेटी? आगे है ऑप्टिकल कंट्रोल। हाँ, ऑप्टिकल कंट्रोल बात वाला क्या बात है? ये तो पढ़ने वालों को कुछ समझ में बात आ रही है। ऑप्टिकल आंख से संबंधित है ना? चक्षु नियंत्रण रिफ्लेक्शन। देखो भैया, आंख खुली होती है और यह प्रतिवर्त कार्य करता है, लेकिन आंख बंद होने की अवस्था में यह प्रतिवर्त नहीं होता। समझे? आने जब आंख खुली है तो हमारा क्या होगा? आई पॉकिंग होता है, हो रहा है? दिस इज कॉल्ड आई पॉकिंग। और जब आंख बंद है तो होता है, और ये जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन कितना लोग को आप देखिएगा कि आई पॉकिंग नहीं करता है, बहुत कम करता है। ऐसे लोग हैं हम देखें, एलएटी लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो, देखेगा यहाँ, बात करेगा यहाँ, देखेगा बोलेगा क्या है, ठीक है कल ये देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलएलटीडी लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो। और अगर ऐसा नहीं होता है, इट मींस प्रॉब्लम इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इसको बोलते हैं आपका केंद्रीय तांत्रिक तंत्र हिंदी में। आगे है नेक कंट्रोल रिफ्लेक्स। ये सब तो थोड़ी बहुत आप लोग समझ रहे होंगे। नेक कहाँ है भैया? नेक कंट्रोल रिफ्लेक्स। नेक कंट्रोल रिफ्लेक्स का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, धड़ की स्थिति यदि परिवर्तन में होती है तो गर्दन टेढ़ा हुआ होता है। इसके लिए गर्दन नियंत्रण रिफ्लेक्स होना आवश्यक है। यानी गर्दन का जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, तो हमारा ये धड़ ठीक ठाक। अगर धड़ ठीक ठाक नहीं होगा तो हमारा नेक कंट्रोल नेक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है? और अगर हमारा नेक रिफ्लेक्शन, कितने लोग बेड लगाते हैं, हम क्या है, हाँ, ये क्या होता है?
उनका नेक रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका वो धड़ का प्रॉब्लम है, यानी उनका ये जो है इसका काफी प्रॉब्लम है। अब इसके बाद है लिम्ब रेटिंग रिफ्लेक्स। लिम्ब रेटिंग रिफ्लेक्स, जब किसी लिम्ब को प्रेरणा स्वतः होती है तो लिम्ब रेटिंग प्रतिपेश प्रमुख जिम्मेदार होता है, अतः हाथों एवं पैरों में नियंत्रण तरीके से कार्य करने के प्रति। यानी कहने का मतलब है कि हमारा लिम्ब जो रेटिंग रिफ्लेक्स है वो आपको बता दें कि हमारा ये हाथ उठने के लिए स्वतंत्र ऊपर है, हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हाथ पैर सब उठाते हैं और चलते हैं। अगर हम प्रॉपरली हाथ पैर गेस्चर पोस्चर नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है। सो दैट वी कैन टेक द न्यूरोसाइकेट्रिक सोल्व द प्रॉब्लम। देखिए, तो अभी हमारा जो रिफ्लेक्शन से संबंधित बताना था, हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।